बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और आज के लेक्चर में डिस्कस होने वाले जो टॉपिक्स हैं जिन पर फोकस किया जाएगा उनमें वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्क्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं। इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्क्स हम पहले भी जो डिस्कस कर चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया से जो वो आगाज़ करते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को अनबाउंडेड मीडिया का नाम भी दिया जाता है और अनबाउंडेड मीडिया या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर सिग्नल्स भेजने के लिए या डेटा भेजने के लिए एयर को या स्पेस को यूज करते हैं। बेसिकली जो अनबाउंडेड या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है इसके अंदर केबल्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि सिग्नल्स वाया एयर जो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दिए जाएं। सो इसके लिए ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स को यूज किया जाता है, माइक्रोवेव सिग्नल्स को यूज किया जाता है और अनबाउंडेड मीडिया को वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर केबल्स को इंस्टॉल करना मुश्किल होता है। सो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं वाया वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। अनबाउंडेड मीडिया की हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। माइक्रोवेव सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्ट रेडियो है और सेलुलर कम्युनिकेशन है। सबसे पहले हम माइक्रोवेव स्टेशन को देखेंगे। माइक्रोवेव्स एक्चुअली रेडियो वेव्स को कहा जाता है और रेडियो वेव्स की मदद से हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्म की जाती है। रेडियो वेव्स को ही यूज करते हुए वॉइस और डेटा दोनों जो वो ट्रांसमिट किए जा सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे यूजिंग माइक्रोवेव स्टेशंस। और जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है वो वाया एयर एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन पर डेटा जो वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये माइक्रोवेव स्टेशंस लगे हुए हैं और हर माइक्रोवेव स्टेशन लाइन ऑफ साइट को इस्तेमाल करता है। लाइन ऑफ साइट से मुराद ये है कि दोनों जो माइक्रोवेव स्टेशंस हैं वो सेम हाइट पर होने चाहिए। अगर इनकी हाइट सेम नहीं होती तो ये सिग्नल्स रिसीव नहीं कर सकेंगे, यानी ये एक स्ट्रेट पाथ में जो वो हमारा डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। माइक्रोवेव स्टेशंस के जो एंटीनास हैं वो किसी हाई टावर पे या किसी ऊंची बिल्डिंग पर जो वो लगाए जाते हैं ताकि इनके दरमियान किसी किस्म की कोई हर्डल ना हो। दो माइक्रोवेव स्टेशंस के दरमियान 20 से 30 माइल्स का जो वो फासला होता है और हर स्टेशन जो वो पिछले माइक्रोवेव स्टेशन से सिग्नल्स को रिसीव करता है और अपने से अगले माइक्रोवेव स्टेशन को वो सिग्नल्स सेंड कर देते हैं। सो इस तरह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमारा डेटा ट्रांसमिट कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दो माइक्रोवेव स्टेशंस के दरमियान किसी किस्म की कोई बिल्डिंग, कोई माउंटेन या कोई ऐसा इस तरह की कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए जो कि सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा करे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेस स्टेशन से जो वो माइक्रोवेव सिग्नल्स को रिसीव करता है और अर्थ बेस्ड स्टेशन पर वो सिग्नल्स सेंड कर देता है। इसी तरह से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये रीट्रांसमिट भी करता है और इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई करने के बाद अर्थ स्टेशन से स्पेस स्टेशन पे और स्पेस स्टेशन से अर्थ स्टेशन पे जो सिग्नल्स को भेजता है।
सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट की हाइट है अर्थ से वो तकरीबन 22,300 माइल्स का जो डिस्टेंस होता है, और अर्थ बेस्ड स्टेशन से जब डेटा लिया जाता है और उसको स्पेस स्टेशन पर भेजा जाता है तो उसको अपलिंक का नाम दिया जाता है। यानी ये अर्थ बेस्ड स्टेशन है और ये स्पेस स्टेशन है, इनका जो डिस्टेंस है अर्थ से 22,300 माइल्स इसका जो डिस्टेंस होता है, और ये स्पेस स्टेशन अर्थ स्टेशन से सिग्नल्स जब रिसीव करता है, यानी ये अर्थ से स्पेस स्टेशन की तरफ जाते हैं तो इसको अपलिंक कहा जाता है, और जब स्पेस स्टेशन से अर्थ की जानिब आते हैं सिग्नल्स तो इसको डाउनलिंक का नाम दिया जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसमिशन रेट भी हाई होता है, लेकिन अगर किसी वजह से वेदर सही ना हो तो फिर सैटेलाइट ट्रांसमिशन में डिस्टरबेंस आ जाती है। सो बैड वेदर की वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता। सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत सी जो एप्लीकेशंस है लाइक जिस तरह से टेलीविजन है, रेडियो ब्रॉडकास्ट है, वेदर फॉरकास्टिंग है, जीपीएस जिसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है, और जो इंटरनेट कनेक्शन है लाइक इस तरह की जो एप्लीकेशंस है उनमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ब्रॉडकास्ट रेडियो की आ जाती है जो कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है। ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स भी एयर को यूज करते हैं और शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर रिक्वायर करती है। ट्रांसमीटर बेसिकली रेडियो सिग्नल्स को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डिवाइस है जो कि रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, और जो रिसीवर है वो इन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पता ये चला कि जो रेडियो ट्रांसमिशन है उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर ये दो डिवाइसेस होंगी जो कि डेटा ट्रांसमिट करने के लिए और डेटा रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होंगी। रिसीवर्स एंटीनास को यूज करते हैं जिनके जरिए सिग्नल जो वो रिसीव किए जाते हैं। एक और डिवाइस है जिसको ट्रांसीवर का नाम दिया जाता है। जो ट्रांसीवर है उसके पास दोनों क्वालिटीज होती हैं कि वो डेटा सेंड भी कर सकती है और डेटा रिसीव भी कर सकती है। सो ऐसे स्टेशंस जहां पर डेटा सेंड और रिसीव दोनों तरह के ट्रांसमिशन जो वो रिक्वायर हो वहां पर ट्रांसीवर को लगा लिया जाता है। इसकी एक एग्जांपल शॉर्ट रेंज ब्रॉडकास्ट रेडियो कम्युनिकेशन की ब्लूटूथ भी है। सो जो ब्लूटूथ है वो एक शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके जरिए हम वायरलेसली 1 मेगाबिट्स पर सेकंड के साथ अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये एक रेंज के अंदर हम अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ब्लूटूथ बहुत सी ऐसी हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर्स में ये इस्तेमाल होती है, इंटरनेट अप्लायंस में इस्तेमाल होती है, सेलुलर फोन्स में इस्तेमाल होती है, फैक्स मशीन के अंदर इस्तेमाल होती है, और प्रिंटर्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्राफिकली जो थोड़ा सा बताया गया है कि ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स किस तरह से जो वर्किंग करते हैं। ये देखें, ये टेलीविजन स्टेशन है और यहां से सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है इस टावर की मदद से, और टावर से फिर ये सिग्नल्स हमारे घरों में जो रिसीवर्स होते हैं जो टेलीविजन के अंदर लगे हुए होते हैं वो इन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और फिर हम जो उस ट्रांसमिशन को वॉच करते हैं। उसके बाद सेलुलर कम्युनिकेशन आ जाती है। ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की एग्जांपल है।
It is widely used all over the world for the mobile communication. मोबाइल चूंकि आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होते हैं, बड़ी कॉमन डिवाइस है, सो जो मोबाइल फोन्स हैं वो सेलुलर कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं. सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द टेक्स्ट, इमेजेस, वॉइस एंड वीडियो. सो हर तरह का डेटा जो वो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हुए. सेलुलर कम्युनिकेशन फिजिकल रीजन्स को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर देती है. वो छोटे छोटे सेक्शंस बना देती है और उन सेक्शंस को सेल्स का नाम दिया जाता है. लाइक इस डायग्राम में देख लें, ये एक रीजन है और इस रीजन को कवर करने के लिए ये एक टावर जो लगा दिया गया है जिसका काम इस पूरे के पूरे सेल को कवर करना है. फिर ये एक सेल बन गया, ये सेल बन गया. इस तरह से जो भी हमारा टाउन होता है वो छोटे छोटे रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और उन रीजन्स को सेल्स का नाम दिया जाता है. हम जिस रीजन के अंदर मौजूद होते हैं उस रीजन में जो टावर है वहां से हमें सिग्नल्स मिलते हैं और हमारी डिवाइस उसी टावर के साथ जो कनेक्ट होती है. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें वो कहता है कि ये बेस स्टेशन है, ये जो आपको टावर लगा हुआ नजर आ रहा है. ग्रीन कलर का एरिया, ये जो आपको डिवाइस नजर आ रही है, ये रिले है और ये मोबाइल है. सो मोबाइल वाया रिले स्टेशन या ये जो बेस स्टेशन हैं इनकी मदद से अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं. सो इस तरह से एक सेल से एन सेल्स के दरमियान जो वो कम्युनिकेशन हो सकती है. रिले एक्चुअली एक सिंपल रिपीटर है जो कि सिग्नल्स को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उनको बूस्ट अप करता है और बूस्ट अप करने के बाद उनको उन सिग्नल्स को रीसेंड कर देता है. यानी जो मैंने आपको बताया था कि जो एम्पलीफायर काम करता है ना, जो सिग्नल्स लेता है उनको रिसीव करता है, उनको बूस्ट अप करता है और फिर ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ उसको भेज देता है, वही काम रिले का भी होता है. सो इस तरह से वो कहता है कि मोबाइल यूजर एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं. आगे वही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो यहां पर राइट डाउन की गई है कि मिसाल के तौर पे एक सिटी है जिसको छोटे छोटे स्मॉल सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और हर सेल के अंदर लो पावर्ड रेडियो ट्रांसमीटर या रिसीवर जो वो लगा दिए जाते हैं टावर्स पे और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और क्लोज होते हैं ताकि जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है वो बेटर रहे, वो खराब ना हो, सिग्नल्स वीक ना हो. सो ये जो सेल्स हैं ये आपस में जो वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं और ये जो सेलुलर फोन्स हैं उनसे डेटा जो वो इन ट्रांसमीटर्स में से होता हुआ एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है. फिर रिले का बताया गया है कि रिले जो वो एक रिपीटर है जो कि सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसको बूस्ट अप करके सिग्नल्स को दोबारा से रीसेंड कर देता है. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास डिफरेंट जनरेशंस की है कि सेलुलर कम्युनिकेशन में किस तरह से इम्प्रूवमेंट आती गई. तो 1981 में फर्स्ट जनरेशन को जो वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, 1991 में 2G यानी सेकंड जनरेशन को, फिर 2001 में 3G और 2010 to 15 में 4G यानी फोर्थ जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था. उसके बाद हमारे पास इंटरनेट और नेटवर्क्स के हवाले से जो वो स्लाइड चल रही है, इस स्लाइड को हम पहले भी जो डिस्कस कर चुके हैं. इंटरनेट की ये डेफिनेशन है कि इंटरनेट जो है वो बहुत से छोटे छोटे सब नेटवर्क्स को मिला के एक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नेटवर्क बनता है उसको इंटरनेट का नाम दिया जाता है. इंटरनेट की आगे वर्किंग है कि इंटरनेट कहाँ कहाँ पर जो इस्तेमाल होता है. कम्युनिकेशन के लिए हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए. रिसर्च एंड एक्सेस द इंफॉर्मेशन, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आप रिसर्च के हवाले से या किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इंटरनेट एक ग्लोबल लाइब्रेरी है. आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, आप शॉपिंग कर सकते हैं.
बैंक एंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन तिजारत अगर आप करना चाहते हैं वो भी आप इंटरनेट पे कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के हवाले से अगर आप इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आप बहुत सी वीडियोस इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। बहुत सी वेब एप्लीकेशंस हैं जिनको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्चुअली वही स्लाइड है जो आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई थी, सो इसलिए मैंने ये जल्दी में कवर कर दी है। उसके बाद इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के हवाले से बताया गया है कि जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं वो मेंबर्स को इनकरेज करती हैं कि वो अपने इंटरेस्ट और अपने आइडियाज़ के हवाले से जो उनकी स्टोरीज हैं, जो उनकी फोटोज या जो म्यूजिक या वीडियोस जो वो लाइक करते हैं वो अपने उस सर्कल के अंदर अंदर जो उनके फ्रेंड्स का एक सर्कल है उनके दरमियान वो शेयर करें। तो इंटरनेट के बहुत से एडवांटेजेस हैं जिनको हम अवेल करते हैं। तो ये सारा इंटरनेट ब्राउज करने के लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसको वेब ब्राउज़र का नाम दिया जाता है। हमारा बेसिकली आज का टॉपिक यही है कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम वेब पेजेस को व्यू करते हैं। ये एक इंटरफेस का काम करता है यूज़र और इंटरनेट के दरमियान कि अगर यूज़र इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाहता है तो वेब ब्राउज़र ने उसको वो इंटरफेस प्रोवाइड करना है जिसकी मदद से हम इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र HTML को अंडरस्टैंड करता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को कहा जाता है जिसमें वेब पेजेस को डिजाइन किया जाता है। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, यानी ये जो वेब ब्राउज़र है वो टेक्स्ट को भी डिस्प्ले कर सकता है और ग्राफिक्स को भी डिस्प्ले कर सकता है। वेब ब्राउज़र्स को वेब क्लाइंट्स भी कहा जाता है, इनको यूनिवर्सल क्लाइंट्स का नाम भी दिया जाता है। वेब ब्राउज़र आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं या जो मोबाइल डिवाइस है उसके अंदर वेब ब्राउज़र मौजूद होते हैं। हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है या जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम उसको एक अलग से वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह से जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सफारी वेब ब्राउज़र ऑलरेडी मौजूद है। वैरायटी ऑफ वेब ब्राउज़र्स हम जो इस्तेमाल करते हैं जिनमें जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उसमें मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, गूगल क्रोम है और ओपेरा है। मोज़िला फायरफॉक्स को मोज़िला कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था और जो मोज़िला फायरफॉक्स है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन हो सकता है, मैक यानी मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन हो सकता है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी रन हो सकता है। फायरफॉक्स एक्चुअली एक्सटेंसिव प्लगइन्स के लिए जो वो बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इसमें वैरायटी ऑफ प्लगइन्स हैं जिनको हम इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास जो बड़ी वैरायटी आ जाती है कि मुख्तलिफ तरह की अगर हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहें अपनी जो वो इंटरनेट पर जो वर्किंग के लिहाज से तो वो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जनरल पर्पस वेब ब्राउज़र है और ये 2004 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और इंटरनेट से जो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है? इनहांस्ड प्राइवेसी है, सिक्योरिटी फीचर्स हैं, स्पेलिंग चेकर है, टैब्ड ब्राउजिंग है और पासवर्ड मैनेजर है। इनहांस्ड प्राइवेसी से मुराद ये कि आप दूसरों से अपना डेटा ज़्यादा प्राइवेट रख सकते हैं। बहुत से ऐसे ब्राउज़र्स हैं जो कि हमें हमारा डाटा लीक आउट होने से बचाते हैं।
हमारे डेटा को सिक्योर रखते हैं और वो हैकर्स जो कि हमारे डेटा को इंटरनेट को ब्राउज करते हुए एक्सेस करना चाहते हैं उनसे प्रोटेक्टेड रखते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स के लिहाज से जो बहुत सारे जो इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, स्पेलिंग चेकर्स, आप जब अपना कोई भी टेक्स्ट सर्च करते हैं तो स्पेलिंग की जो एरर्स हों वो हमें शो करवा देता है। टैब्ड ब्राउजिंग का मतलब ये कि आप अगर किसी लिंक को ओपन करना चाहते हैं तो आप उसको ओपन इन न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो विंडो मेन तो वही रहती है लेकिन उसी के अंदर एक और टैब बन जाता है और उसके अंदर जो वो आपकी वो नई आइटम ओपन हो जाती है। पासवर्ड मैनेजर है, जितने पासवर्ड्स आप इसके अंदर एंटर करेंगे वो पासवर्ड मैनेजर के अंदर स्टोर होते हैं। अगर आप चाहें तो उनको जाके वहां से रिमूव कर सकते हैं या आप देख सकते हैं अगर आप अपना कोई पासवर्ड भूल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर के हवाले से है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक फ्री वेब ब्राउजर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ये प्री इंस्टॉल यानी पहले से इंस्टॉल्ड होता है, हमें खुद से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1995 फर्स्ट टाइम रिलीज की गई थी तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद था। आमतौर पे जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं सबकी वर्किंग ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलती जुलती है। ऑलमोस्ट तमाम ही वेब ब्राउजर्स हमें सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, टैब ब्राउजिंग भी जो वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम एक पेज के अंदर किसी लिंक को अनदर टैब के अंदर जो वो ओपन कर सकते हैं और जो पॉपअप विंडोज ओपन हो जाती है इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए। हमने एक वेबसाइट ओपन की और उसके साथ एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए एक और विंडो जो ओपन होती है उसको पॉपअप विंडो का नाम दिया जाता है। उसको ब्लॉक करने की फैसिलिटी भी तकरीबन तमाम ब्राउजर्स के अंदर मौजूद है। तो वैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम इसमें टैब्स को रीअरेंज कर सकते हैं। फिशिंग और मालवेयर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके हवाले से इंटरनेट एक्सप्लोरर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जो इंफॉर्मेशन या जो वेब पेजेस हम विजिट करते हैं हम उसको हिस्ट्री में जाके डिलीट भी कर सकते हैं। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स पर जो इंस्टॉल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास सफारी वेब ब्राउजर आ जाता है। सफारी को 2003 में एप्पल फर्म ने जो वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इट इज नाउ इंक्लूडेड विद द मैकिंटॉश कंप्यूटर एंड अवेलेबल फॉर पीसीज। अब ये मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो वो इसको इंक्लूड कर लिया गया है और जो एप्पल पीसी है उसके अंदर सफारी वेब ब्राउजर मौजूद होता है। इसी तरह से जितने भी एप्पल के आईफोन और आईपैड्स हैं उनमें भी सफारी ब्राउजर मौजूद होता है। और जिस तरह से दूसरे ब्राउजर्स हैं वैसे ही जो सफारी ब्राउजर है वो भी हमें वो तमाम फीचर्स प्रोवाइड करता है जो मैंने आपको पहले से बताए हैं। इट प्रोवाइड्स शेयरिंग फीचर्स विद ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, पेरेंटल कंट्रोल्स एंड ईज ऑफ यूज। ऑलमोस्ट जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं सारों के अंदर हमें जो डिफरेंट फीचर्स जो वो प्रोवाइड किए जाते हैं और वो सबके ऑलमोस्ट सेम है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास गूगल क्रोम की है। गूगल क्रोम को गूगल ने 2008 में जो डेवलप किया था और जो पर्पस था उनका इसको डेवलप करने का, उनका पर्पस ये था कि जो वेब बेस्ड ईमेल है उसको सपोर्ट किया जाए। जो जीमेल की सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं उसको सपोर्ट किया जाए और ये फ्री वेब ब्राउजर है। विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों पर ये इंस्टॉल हो सकता है और जिस तरह से बाकी ब्राउजर्स हैं गूगल क्रोम भी हमें वो तमाम सिक्योरिटी फीचर्स और टैब ब्राउजिंग हमें प्रोवाइड करता है जो कि दूसरे ब्राउजर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ओपेरा वेब ब्राउजर है, फास्ट, स्मॉल और फ्री वेब ब्राउजर है। कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस दोनों में ये इंस्टॉल हो सकता है। हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वो तमाम फीचर्स ये हमें प्रोवाइड करता है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जो कि एक वेब ब्राउजर हमें प्रोवाइड करता है।
उसके बाद मोबाइल ब्राउजर्स क्या होते हैं? ये एक स्मॉल स्क्रीन डिवाइस है, लाइक टैबलेट्स या ई रीडर्स या स्मार्टफोन्स की तरह, जो कि मोबाइल ब्राउजर्स को इस्तेमाल करते हैं, और इसको क्रॉस ब्राउजर का नाम भी दिया जाता है। यानी वो तमाम हैंडहेल्ड डिवाइसेस जो कि वेब ब्राउजर्स को इस्तेमाल करती हैं, इनको मोबाइल ब्राउजर या इनको क्रॉस ब्राउजर का नाम देते हैं। डिफरेंट जो वेब ब्राउजर्स हैं जो कि मोबाइल डिवाइसेस में इंस्टॉल होते हैं, उनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, सफारी है, और भी जो मोजिला फायरफॉक्स है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ओपेरा भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी बेसिकली जो वेब ब्राउजर्स हैं जिनको मोबाइल ब्राउजर्स का नाम दिया जाता है, वो एक्चुअल वेब ब्राउजर्स के ज़रा थोड़े शॉर्टर वर्जन होते हैं जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपने इन तीनों टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने आपको वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ाया, फिर उसके बाद इंटरनेट के हवाले से थोड़ा सा बताया, और फिर वेब ब्राउजर्स का जो हमारा टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस कर लिए। आप अपने क्वेश्चंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।